जेनेटिक्स में और मेंडलिज्म स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि जो मटर होता है, पी होता है ना। मेंडल ने मटर पर अध्ययन किया था, पी पर। पी का नाम क्या था भाई? गार्डन पी। कौन सा पी था? एक वाइल्ड पी होता है, जंगली मटर, और ये क्या है? गार्डन पी, बगीचा वाला मटर। ठीक है। गार्डन पी का नाम याद रखना है, पायसम सेटाइवम। क्या नाम है इसका? पायसम सेटाइवम। ठीक है। इस मटर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 7 पेयर। कितने होते हैं? 40। इतना क्रोमोसोम होता है मटर में। तो मेंडल ने कितना कैरेक्टर यूज किया था? 7 कैरेक्टर। कितना किया था? 7 कैरेक्टर। 7 कैरेक्टर यूज किया था। और उसमें ट्रेट कितने होते हैं, लक्षण कितने होते थे? 14। एक कैरेक्टर में 2, मतलब 14 ट्रेट्स। सभी के सभी उल्टा ट्रेट होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है। तो यहां पर देखो ट्रेट, एक बार आप लोग को इसमें दिखा देते हैं, है ना। इसमें आप लोगों को दिखा देते हैं ट्रेट। कल वैसे लिखाया था, लिखा दिए हैं कॉपी में, इसमें लिखा दिए थे, चूंकि इसमें है नहीं, कल सेव नहीं किए थे, तो इसी में दिखा लेते हैं। उसको लिखने का जरूरत। देखो ये कैरेक्टर कौन कौन सा था? सीड शेप, सीड कलर, क्या था? राउंड शेप और रिंकल शेप। कलर कौन कौन होता है सीड का? येलो और ग्रीन। येलो डोमिनेंट है, राउंड भी डोमिनेंट है। फ्लावर, फ्लावर का कलर कौन कौन सा होता है मटर में? वायलेट और वाइट। वायलेट डोमिनेंट होता है, वाइट क्या होता है? रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब ये इसको दबा देगा। ठीक है। उसके बाद पोट का शेप लिया था और पोट का कलर। पोट देख रहे हो, छिम्मी, तो पोट का शेप एगो फूल फूल होता है, और एक कैसा होता है? लहरिया जैसा, पचका पचका। कैसा? पचका पचका। तो इसको बोला जाता है फूल, इसको कहा जाता है कंस्ट्रिक्टेड। पोट का कलर लिया था, एक ग्रीन होता है और एक येलो। देखना पोट का कलर ज्यादातर ग्रीन होता है, क्योंकि ये डोमिनेंट होता है, येलो बहुत कम होता है। सूख जाने पर भी देखना ग्रीन ही रहता है, क्योंकि डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट। फ्लावर पोजीशन, एक्सियल टर्मिनल। क्या है? एक्सियल टर्मिनल। एक्सियल मतलब तने के दोनों साइड, टर्मिनल मतलब सबसे ऊपर, टिप पर। कहां पर? टिप पर फूल का होना। और हाइट है, एक टॉल होता है और एक ड्वार्फ। डोमिनेंट टॉल, ड्वार्फ रिसेसिव। ध्यान रखो, इस चैप्टर में क्लास अब नहीं छोड़ना। इस चैप्टर में क्लास छोड़ना मतलब पूरा चैप्टर गोल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इस बात को ध्यान रखो। कितना कैरेक्टर लिया था इन्होंने? कितना है? 1 2 3 4 5 6 और हाइट 7। सीड का कितना कैरेक्टर लिया है? सीड का कितना कैरेक्टर? इधर देखो, सीड का कितना कैरेक्टर है? 2। कौन कौन सा? पोट का कितना कैरेक्टर? 2। कितना? कौन कौन सा है? फ्लावर का कितना कैरेक्टर? 2। फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन। हाइट तो एक होगा ही। इस तरह से 7 कैरेक्टर चूज किया था। और ट्रेट कितना हो जाएगा? इसको देखो, ट्रेट बोलते हैं। राउंड रिंकल, येलो ग्रीन, वायलेट व्हाइट, ये सब ट्रेट है। 7 इधर 7 इधर, टोटल कितना होगा? 14। ठीक है। तो इस तरह से 7 कैरेक्टर होते हैं। और पिछले क्लास में हमने क्रोमोजोम पर जीन को भी दिखाया था,
है ना। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं देखो, मेंडल ने अपना जो वर्क है, अपना जो एक्सपेरिमेंट है, वह 1865 ईस्वी में पब्लिश किया, लेकिन वो किसी ने देखा ही नहीं। और 1890 ईस्वी में फिर से उसको रिपब्लिश किया गया दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आता है कि आखिर, ध्यान देना इधर, आखिर मेंडल का एक्सपेरिमेंट बहुत दिनों तक छुपा क्यों रह गया। तो क्या लिख रहे हैं, देखो, अरे भाई क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख रहे हैं। वाई, अरे लिख दिया था उसने, वाई मेंडल, वाई मेंडल, मिल गया, वाई मेंडल एक्सपेरिमेंट why Mendel experiment, why Mendel experiment hidden in many years, hidden in many years। चलो लिख दिया इसने फाइनली। क्या मतलब है इसका, हिडन मतलब छुपा होना, क्या होना। अच्छा, मेंडल ने, अब देखो क्या लिखते हैं हम, आंसर ये डायरेक्ट आता है 5 मार्क्स का 12 में, ध्यान में रखना। आंसर, मेंडल पब्लिश his work in 1865, but it remains hidden, then republished in 1890। क्या लिखे हैं हम, 1865 में इन्होंने पब्लिश किया था अपना जो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन वो रिमेन हिडन रह गया। फिर बाद में इसको रिपब्लिश किया गया दूसरे साइंटिस्टों के द्वारा, तब तक ये मर चुके थे। मेंडल साहब लगभग जो है 1880 में वो डेट कर गए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पब्लिश किया, 2-4 साल बाद डेट कर गए। मरने के बाद फिर इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको निकाला गया, फिर उसको पब्लिश कर गया। आज तक वही पढ़ रहे हैं हम लोग, आज तक वही पढ़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, बिकॉज लिखते हैं, बिकॉज बहुत सारा कारण था। पहली बात, उस समय कम्युनिकेशन नहीं था। कम्युनिकेशन क्या था, स्लो था। कम्युनिकेशन मतलब उस समय ना तो सोशल मीडिया था, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी नहीं था, ना रेडियो था, ना टीवी था। कब का है भाई, 1865, टीवी वगैरह नहीं ना था उस समय। तो उस समय किसी को ये बता ही नहीं पाए, बस पब्लिश करने गए, जहाँ लैब वूब होता है, जहाँ पे किताब उताब छपता है, वहाँ पर पब्लिश करने गए तो अनरिकॉग्नाइज रह गए, मतलब कोई पता नहीं चला। अभी जैसे खोजेंगे तो तुरंत सोशल मीडिया में डाल देंगे, तुरंत टीवी में डाल प्रचार हो जाएगा,
रेडियो में प्रचार हो जाएगा, लेकिन उस समय नहीं था। ये भी एक पहला रीजन है ना। तो यहां पहला रीजन क्या लिखेंगे, that time communication was slow। किसी को बता नहीं सकते थे। आज से 20 साल पहले जाओ ना, ट्रेन देख नहीं पाता था आदमी, टिकट कैसे कटाए वो काटने नहीं आता, कटवाने नहीं आता। रिजर्वेशन वाला ऐसे तो कट ही जाए, रिजर्वेशन टिकट में भरना पड़ता है ना, वो नहीं हो पाता था। हम लोग फॉर्म जो है भैया और फलना से भरवाते थे, चाचा जी से, अपने से फॉर्म भरने नहीं आता था। अभी तो अपने मोबाइल में लेके फॉर्म भर देते, समझ रहे हो। तो अभी बढ़ गया। दूसरा टाइम, मेंडल ने कहा था कि देखो, मेंडल ने कहा था कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बीच वाला प्लांट कभी भी नहीं आता। मान लो इधर रेड है और इधर वाइट है, इधर रेड है और इधर वाइट है, तो जब भी आएगा या तो रेड आएगा बच्चा या तो वाइट आएगा, ऐसा नहीं कोई काला हो जाएगा। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में बीच वाला बच्चा नहीं आता था, संतान जो है वो नहीं आता था। गोरा काला को अगर कराया तो या तो गोरा होगा या काला आया, लेकिन बीच वाला कलर नहीं आता था उनमें। समझ रहे बात को। इस घटना को कहा जाता है ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। मेंडल ने कहा था जीन जो है ट्रेड्स को कंट्रोल करता है या कैरेक्टर या लक्षणों को कंट्रोल करता है, लेकिन उसमें ब्लेंडिंग कभी भी नहीं आती है। ब्लेंडिंग आगे समझाएंगे आपको अच्छे से क्या होता है ब्लेंडिंग। मतलब एक समझो, जैसे देखो ये 5 मीटर है, ये मान लो लंबा है 5 मीटर है, और ये है 1 मीटर बौना है। तो बच्चा या तो 5 ही मीटर इनमें आता था या 1 ही मीटर आता था, 4 मीटर 3 मीटर वाला नहीं आता था। तो इनके अनुसार ब्लेंडिंग नहीं होता है, जीन वगैरह में ब्लेंडिंग नहीं होता। पहले यहां पर लिखें, अकॉर्डिंग टू मेंडल जीन कंट्रोल ट्रैट्स या कैरेक्टर, गुण या लक्षणों को, जीन कंट्रोल ट्रैट्स कैरेक्टर एंड डू नॉट शो ब्लेंडिंग। बहुत बड़ा ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है, ब्लेंडिंग मतलब होता है बीच वाला, बीच का संतान कभी भी शो नहीं करता है। मतलब जीन चेंज नहीं होता है, ऐसे समझो, जीन चेंज नहीं होता है। लेकिन उस समय साइंटिस्टों को खटक गया, तो वेरिएशन कैसे आएगा। तो उस समय लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को। उन्होंने बोला तब तो वेरिएशन नहीं आना चाहिए, हम लोग माँ बाप से अलग कैसे हो जाते हैं। जब जीन में ब्लेंड नहीं हो रहा है, जीन वैसा का वैसा ही रह रहा है, तो गुण भी तो वैसा का वैसा ही आना चाहिए। जैसा माँ दिखती है वैसा उसका बेटी भी दिखना चाहिए, जैसा बाप दिखता है उसका बेटा भी वैसा ही दिखना चाहिए। लेकिन थोड़े से अलग होते हैं, दिखते तो हैं लेकिन अलग होते हैं। तो यह एक्सेप्ट नहीं किया गया उस समय, एक्सेप्ट दिस वाज नॉट एक्सेप्ट दैट टाइम। और यह उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया। बात सही है भाई, क्योंकि वेरिएशन नहीं होगा ना, जीन में जब चेंज नहीं आएगा, ब्लेंड नहीं आएगा, तो वेरिएशन नहीं आएगा। क्या मेंडल गलत थे यहाँ पे, नहीं थे भाई, उनका कुछ भी गलत नहीं था। एक बात उनका गलत नहीं था। इसीलिए कभी भी मेंडल का ड्रॉबैक नहीं पढ़ते हम लोग, मेंडल एक्सेप्शन पढ़ते हैं। जैसे हम लोग काला गोरा नहीं होते, बहुत कलर के होते हैं, सब यहाँ पे अलग अलग कलर का है। समझ रहे बात को।
तो ये सब जो चीज है ना, कलर जो है, कलर फेनोमिना, ये सब एक्सेप्शन में आया, अपवाद में आया। क्या बोलते थे? जो भी आया उसको अपवाद बोल दिया, मेंडल एक्सेप्शन, मेंडल का अपवाद। ये नहीं बोलते थे मेंडल ड्रॉबैक। क्लियर? दूसरी बात, दो बात समझ में आया? कम्युनिकेशन स्लो था, दूसरी बात इनका ब्लेंडिंग ना कर कहना, ये भी एक्सेप्टेंस का कारण था। ये देखो डू नॉट लिखा हुआ है इन्होंने, ब्लेंड नहीं होता। तीसरा बात, उस समय विश्व के महान साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनका नाम था डार्विन। डार्विन को उसी तरह ट्रीट किया जाता है जिस तरह से आइंस्टाइन, आइंस्टाइन है, विश्व के महान वैज्ञानिक हैं, तो आइंस्टाइन के बराबर ही डार्विन को भी महत्व दिया जाता है। डार्विन बायोलॉजी में आइंस्टीन ही थे। आइंस्टाइन, अरे भाई आइंस्टाइन महाविद्वान थे, क्या थे? महान वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन क्या दे करके चले गए? टाइम चेंज। हम लोग पढ़ते हैं, अभी आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, टाइम चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। क्या होता है? टाइम क्या रहता है? लेकिन इन्होंने बोला टाइम भी वेरिएबल होता है। हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे इसे पढ़ते हो ना, यहाँ पे जीरो लिखते हैं, जीरो लिखता है जी, फिर ऐसे ग्राफ, ऐसे ग्राफ, इस तरह का बहुत सारा बनता है। आइंस्टाइन कह के चले गए हैं पोजीशन इज ऑल्सो वेरिएबल, टाइम इज ऑल्सो वेरिएबल, और अभी तक साइंटिस्ट इसको कह के चले गए, लेकिन समझ में किसी को अभी तक नहीं आ रहा है। हम लोग कांस्टेंट वाला ही पढ़ रहे हैं और इतना दुनिया विकास हो गया है। अब ये समझ आएंगे, समझो दुनिया कितना विकास होगा। तो सभी साइंटिस्ट जो थे फोकस किए हुए थे डार्विन पर, और डार्विन ने एक बुक लिखा था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या लिखा था? सब लोग उसी पर ध्यान दे रहे थे, इन पर ध्यान किसी का नहीं गया। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ऑल साइंटिस्ट were focused, all scientists were focused on Darwin and his book Origin of Species, Origin of Species। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? तीसरा कारण, चौथा कारण आपका दिमाग घुमा देगा, आपका दिमाग घुमा देगा। उनका जो भी एक्सपेरिमेंट था, जो भी आइडिया था, मेंडल आइडिया, वो उस समय से परे था, आगे था। जैसे अभी आइंस्टाइन का बताए ना, टाइम वेरिएबल है, पोजीशन वेरिएबल है, अभी समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब अभी हम लोग के दिमाग में उतना पावर नहीं है जो उसको समझ सके। मतलब आगे हो सकता है कोई महान वैज्ञानिक आएगा तब उसको समझाएगा। उसी तरह मेंडल ने जो जो बात बताई उस समय के लोगों से क्या था? ऊपर था। क्या था? ऊपर था, इसलिए वे किसी को समझ में नहीं आया। तो क्या लिखेंगे? मेंडल आइडिया वाज ए हेड एट दैट टाइम, ए हेड मतलब उस समय से वो क्या था? आगे का सोच था उनका। तो यहां पर लिखेंगे मेंडल आइडिया वाज ए हेड एट दैट टाइम। उस समय वो जो आइडिया था उस समय से बिल्कुल क्या था? परे था, आगे था। ए हेड मतलब आगे या परे, समय से परे। और पांचवा क्या किया था मेंडल ने? इन्होंने
यहां जेनेटिक्स में मैथमेटिक्स यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? मैथमेटिक्स टूल यूज कर दिया। वो और सब भड़क गए, बोलता बायोलॉजी में मैथमेटिक्स कैसे आ जाएगा, तो और एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि मैथमेटिक्स यूज किया तभी जेनेटिक्स समझ में आया, वरना कोई उपाय नहीं था, कोई नहीं समझ पाता। इन्होंने मैथमेटिकल जो बताया ना, वो इजीली बहुत से जटिल जो है जेनेटिक्स को समझने में आसानी हो गई, वरना बहुत दिक्कत होता, ऐसे थ्योरेटिकल इसको नहीं पढ़ पाओगे। तो यहां पर लिखा मेंडल यूज मैथमेटिकल टूल्स इन बायोलॉजी, टूल्स इन बायोलॉजी। This is also not acceptable. यह भी एक्सेप्टेबल नहीं था, एक्सेप्टेबल नहीं था। क्या सबको आपको समझ में आया? 5 नंबर में आता है। 2 साल से तो नहीं आया, कौन साल पूछ दे कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या क्या बताया? कम्युनिकेशन स्लो था। अब मान लो हिंदी में लिखना होगा, मान लो आपको इंग्लिश नहीं आया लिखने में, हिंदी में तो समझा रहेगा तो हिंदी लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। मान लो 4 को क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहे हो, एक क्वेश्चन आपको हिंदी में आ रहा है तो हिंदी में लिख दो तो सही हो जाता है, गलत नहीं काटेगा। हम मिक्स नहीं करना है कि क्वेश्चन आधा हिंदी लिख दिया आधा इंग्लिश, तब काट देगा। समझ रहे हो? क्या क्या हिंदी में समझो। उस समय कम्युनिकेशन क्या था? स्लो था। दूसरा बात, मेंडल के अनुसार जीन ब्लेंड नहीं करता, जीन ब्लेंड या इसे लिख दोगे जीन चेंज नहीं करता है, जबकि ये एक दूसरा बात था, जीन चेंज ना करना। तीसरा बात था, सभी लोग डार्विन पर फोकस किए हुए थे, डार्विन को समझ रहे थे। चौथा बात, मेंडल का आइडिया जो था उस समय से आगे था। और पांचवा बात, मैथमेटिक वाला सबको याद रहता है, इन्होंने मैथमेटिक यूज कर दिया था बायोलॉजी में, तो इसीलिए इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है, मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना, मटर के पौधे को क्यों चुना? ये भी क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है 5 नंबर में, पहले 10 नंबर में पूछा हुआ है। सोचो, why मेंडल चूज पी प्लांट? चलो इसे ही रहने दो, पी प्लांट। क्या है पी प्लांट में, क्या है पी प्लांट में जो मटर का पौधा चुना? समझ रहे बात? तो यहां पर पी प्लांट जो है, सबसे पहली बात, पी प्लांट बायसेक्सुअल होता है। क्या होता है? उसमें मेल भी मिल जाएगा, स्टामेन भी मिल जाएगा और पिस्टिल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला लिखेंगे पी प्लांट इज बायसेक्सुअल। दूसरी बात, पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है 3 से 4 महीना होता है। क्या होता है? जैसे आप दिसंबर में बोते हो तो जनवरी फरवरी मार्च में हो जाता है मटर, काट करके रख लेते हैं। 3 से 4 महीना में इसका जीवन चक्र है। तो अगर एक्सपेरिमेंट इस पर करोगे तो पूरा जन्म हो गया, उसके बाद फिर बोओगे, उसी तरह एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना। वही आदमी पे किया जाएगा तो क्या हो जाएगा?
तो मेंडल ने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, पहला जनरेशन में देखा, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, चौथा जनरेशन। मान लो पी प्लांट का 3 जनरेशन का अध्ययन करना है, तो कितना दिन लगेगा? इसका लाइफ साइकिल कितना है? अरे भाई क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ पी प्लांट इज 3 to 4 मंथ। कितना है? 3 से 4 महीना है। तो हम क्वेश्चन मेरा ये था कि इसको 3 जनरेशन अध्ययन करने में कितना दिन लगेगा? एक जनरेशन का टाइमिंग क्या है? 3 मंथ मान लो, तो 3 जनरेशन में 9 महीना, 4 जनरेशन में 12 महीना, मतलब मटर का 4 जनरेशन में एक्सपेरिमेंट करने में इनको 1 साल लगा। वही मान लो आदमी पे करते तो क्या हो जाता? पता चलता वही टपक जाते। समझ रहे हो? अब आदमी का बाल बच्चा होगा, फिर उसका बाल बच्चा होगा, तो उतना देर में मेंडल जी टपक जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने मटर चूज किया। टाइमिंग भी कम है, लाइफ साइकिल भी कम है। तीसरा, मटर का पौधा इजीली कल्टीवेट होता है। धान जैसा इसमें पानी नहीं 50 बार पड़ता है। धान बोओगे तो उसको पानी में लहनाना पड़ेगा, बार बार मोटर चलाओ पानी डालो, मोटर चलाओ पानी डालो, मतलब 10 से 12 बार पटवन तो हो ही जाता है धान का। तो पटवन नहीं करते करते पता चलता है एक्सपेरिमेंट भूल गए, इतने खर्चे हो गया कि बर्बाद हो जाते। तो मटर का पौधा कैसे होता है? कैसे होता है टोपी वाला? कैसे होता है दिलखुश बाबू? मटर का पौधा पानी डालाता है क्या उसमें? ध्यान नहीं हमको। कोई देखे हो? अरे हम तो भूल गए यार, हम तो देखे हुए। थोड़ा सा पानी डालते हैं ना? नहीं डालते हैं? या हो सकता है हमें लग रहा है ना कि जैसे पटवन करके खेत सुखा करके उसमें डाला जाता है मटर को, या ऐसे ही छीट दिया जाता है? मतलब सही बोल रहा है, मतलब आसान है खेती, छीट दीजिए या फिर थोड़ा सा पटवन कर दीजिए, गीला मिट्टी है तो क्या होगा उस पर छीट दें, उसके बाद कभी पटवन नहीं किया जाता। किया जाता है क्या दोबारा? कितना बार? अच्छा एक बार चलो दे दिया, उसको पानी दे दिया, आसान है। उसके बाद काटना क्या है? धान को क्या करता है? कचिया से कच 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 कच। कभी काटे हो जी? ये सब करना चाहिए है ना। गांव जाते हो, हम तो बचपन में एक बार किए हुए, मतलब मेरा काम नहीं था, है ना, लगभग 2005 या 4 में जब वेस्ट बंगाल से इधर गांव आए थे, तो मतलब होता है ना कि अचानक से देखने में अच्छा लगता है। तो जो धान उन काटते हैं घर पे, काटने वाले दूसरे लोग होते हैं ना, तो वो जो काटते हैं तो ऐसे ऐसे करके हम लोग भी थोड़ा सा ऐसे चला चला के देखते थे, पता चलता था कट जाता था, है ना। कटने का ज्यादा चांस होता है, जिसको नहीं आता है। एक होता है ना हुब लगता है, कहीं से शहर से जाओ गांव वगैरह में कुछ देखो। लेकिन मटर का पौधा चढ़े हो तुम लोग? मटर चढ़े हो जी खेत में? बहुत मजा आता है ना, ऐसे करके उखाड़ लिया, एक बार में उखड़ जाता है ना। 4-5 को उखाड़ करके ऐसे करके खाते हुए निकल जाते। ये तो हम लोग अभी भी करते हैं। सरस्वती पूजा में जो आप लोग का छुट्टी रहता है तो हम लोग गांव जाते हैं, तो वहाँ पूजा होता है। तो वहाँ गांव से कुछ दूर में एक मंदिर है, मतलब पहाड़ पे है। पैदल नहीं जाता है सभी लोग, गाड़ी से नहीं जाता, तो पैदल जाते हैं। तो बीच में खेत मिलता है मटर का, तो हर साल मतलब कहीं ना कहीं दूसरे का खेत में, है ना, उखाड़ करके उधर से पूजा करते हुए, इधर से तो भूखे जाना पड़ता है, उधर से चढ़ते चढ़ते हम लोग आते हैं। तो मतलब कहने का मतलब कितना इजीली उखड़ जाता है। वही चना उखाड़ने में ताकत लगता है, ताकत लगता है। मटर ऐसे ही उखड़ जाएगा, या फिर उखाड़ने का जरूरत नहीं है, ऐसे हाथ से सिसो लेते हैं लोग। सिसोना समझते हो? ऐसे धान है, ऐसे पकड़ के पौधा उसी में रह गया और उसका सारा धान क्या हो गया, हाथ में आ जाता है। सिसोना बोलते हैं इसको गाँव में, तुम लोग भी और कुछ बोलते थे। तो कहने का मतलब है
कि मटर का पौधा आसानी से बोया भी जाता है, आसानी से काट भी लिया जाता है, तो ये यूज किया जाता था। याद रखो कुछ समय के लिए इन्होंने राजमा का भी खेती किया था, लेकिन राजमा में काम नहीं बना, काम नहीं बना। तो यहां पर लिखते हैं पी प्लांट इजिली कल्टीवेटेड, आसानी से इसकी खेती हो जाती है, इजिली कल्टीवेटेड। उसके बाद पी प्लांट में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, क्या होते हैं इसमें लिखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने देखो क्या किया था, जेनेटिक्स में सभी चीज क्या है, गुण वाला है, क्या है, कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर कैसे जाता है माँ बाप से बच्चों में, गुण होता है, लेकिन उन्होंने इस गुण को क्वांटिटी में पढ़ा, समझाया, संख्या में, क्योंकि मैथमेटिक्स यूज कर रहे थे तो उसको मैथ के रूप में दिखाया। मतलब गुणात्मक गुण को इन्होंने संख्यात्मक तरीके से बताया। क्या बता रहे हैं, जैसे आदमी स्वभाव का अच्छा है, क्या है, स्वभाव का क्या है, अच्छा है, इसको मैथमेटिक्स में दिखा पाओगे क्या, नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये गुण है, क्या है, तो अच्छाई, अच्छाई एक गुण है। 1 किलो दूध, 1 केजी दूध, मतलब ये क्या है, क्वांटिटी है, क्या है, 1 किलो दूध मतलब ये क्वांटिटी है। दूध मीठा है, ये क्या है, मीठा मतलब क्वालिटी है उसका, क्या है, दूध गाढ़ा है, क्वालिटी है, दूध पतला है, ये भी क्या है, पानी मिला हुआ दूध है, क्वालिटी ही है। अब उसको 1 केजी बोल रहे हो तो वो क्या हो गया, संख्यात्मक। तो यहां पर हम पहले लिखते हैं तब आपको बताते हैं। यहां पर हम लिखते हैं मेंडल कैलकुलेट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स, कैलकुलेट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर quantitative character as, sorry, qualitative, Mendel calculate qualitative characters as quantitative, believe। इसका क्या मतलब है, क्वालिटिव कैरेक्टर मतलब क्या होता है, गुणात्मक, गुणात्मक गुण को इन्होंने कैसे किया, संख्यात्मक के फॉर्म में। इसका क्या मतलब है, जैसे देखो टॉल, लंबा होना क्या है, गुण है, क्या है, गुण है, इसको इन्होंने कैसे दिखा दिया, टी से, कैसे दिखा दिया, मतलब इसको संख्या से दिखा दिया, शब्द से दिखा दिया, है ना, टॉल को इससे दिखा दिया, रेड को आर से दिखा दिया। तो वो जो दिखाना है वो क्वांटिटी को दर्शाता है, क्या दिखाता है, और इसे आप लोग देखोगे ही। ये समझ में आया, ठीक है, इसको एक बार देखो। कुछ ज्यादा हम लोग खींच लिए इन दोनों को, दोनों चीज को ज्यादा खींच लिए, है ना, ज्यादा खींचा गया ये।
तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं मेंडल का टेक्निक पे। मेंडल टेक्निक। मेंडल टेक्निक। अब देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। मेंडल ने 2 पी प्लांट लिया। क्या किया? देखो इधर, ए बच्चा, ए इधर देखो। मेंडल ने 2 पी प्लांट लिया, एक मेल लिया और एक फीमेल। पी प्लांट कैसा है? बाइसेक्सुअल। कैसा है? तो इन्होंने क्या किया, देखो 2 चीजें की फ्लावर के साथ। ये फ्लावर है और ये है स्टामेन। ठीक है, तो ध्यान देना यहां पे, मेंडल साहब अपने पास पोलन ग्रेन रखा। इन्होंने पोलन ग्रेन उठा लिया एक प्लांट से, क्या किया मेंडल ने? 2 प्लांट चूज किया मटर का, एक प्लांट से क्या किया? पोलन ग्रेन उठा लिया। क्या किया? पोलन ग्रेन उठा लिया। और दूसरे प्लांट में इन्होंने 2 चीजें की। सबसे पहले बात, एंथर को रिमूव कर दिया। क्या किया? एंथर को रिमूव किया, क्योंकि इसका एंथर इसी पे आ सकता है, तो क्योंकि पोलन ग्रेन तो उनके पास है ही, तो इसके एंथर को इसमें ना आए, तो इन्होंने क्या किया? पोलन ग्रेन को, सॉरी, एंथर को रिमूव कर दिया, जिसको कहा गया इमैस्कुलेशन। क्या कहा गया? इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन मतलब होता है रिमूव ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को क्यों रिमूव किया? क्योंकि एंथर में होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है? वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ सकता है ना, वो हमको नहीं करना है, क्योंकि पोलन ग्रेन मेरे पास है। अरे आपके घर में बाइक है तो आप यूज करोगे ना, कोई दूसरा यूज करेगा। तो आपके पास पोलन ग्रेन है तो आप इस पे डालोगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसका स्टामेन को, एंथर को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा काम जो है, इस फूल को ढक देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फूल को ढक देना है, इसके पिस्टिल को ढक देना है। इस ढकने की क्रिया को कहा जाता है बैगिंग। क्या बोलते हैं? बैगिंग। बैगिंग मतलब होता है फूल को पेपर से ढक देना। क्या करना? पेपर से इसीलिए ढक रहे हैं ताकि बाहर से उड़ करके पोलन ग्रेन पिस्टिल पर ना आ जाए। तो बैगिंग मतलब क्या होता है? कवरिंग ऑफ स्टिग्मा फ्रॉम बटर पेपर, फ्रॉम बटर पेपर। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ? ए बच्चा, नहीं आया समझ में? बताओ क्या बताएं। क्या करेंगे इन्होंने? 2 प्लांट लिया। क्या लिया? ध्यान से सुना, पूछेंगे। 2 प्लांट लिया, एक प्लांट से पोलन ग्रेन ले लिया हाथ में, डब्बे में। अब दूसरा जो प्लांट है उसको क्या बनाना पड़ेगा? फीमेल। क्या बनाना पड़ेगा? फीमेल। लेकिन दिक्कत क्या है, इसके साथ मेल पार्ट भी है, तो इसको क्या करोगे? रिमूव कर दो। क्या करोगे? रिमूव को क्या कहा जाता है? इमैस्कुलेशन। क्या होता है? एंथर को रिमूव करना, इमैस्कुलेशन। उसके बाद इससे तो बचा लिए,
लेकिन बाहर से जो उड़ के आने वाला है, क्रॉस पॉलिनेशन करने वाला है, उससे कैसे बचाओगे? क्या करोगे? इसको ढक दोगे। किससे? पूछा गया है ये बटर पेपर से। इस घटना को क्या बोलते हैं? बैगिंग। बैगिंग मतलब ही होता है ढकना। तो यहां पर देखो ढका ही गया है स्टिग्मा को। तो मेंडल ने ये दोनों चीज किया। इसके बाद ये हो गया। अब इसके चुपके से क्या किया? पॉलन ग्रेन कहां डाल दिया? स्टिग्मा पर। कहां डाल दिया? पॉलिनेशन करवा दिया। उसके बाद बीज उत्पन्न होगा पॉलिनेशन के बाद, और उसी बीज को बो करके नया प्लांट उत्पन्न कर लिया। क्लियर? तो यहां पर ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे मेंडल चूज मेल एंड फीमेल पी प्लांट। मेल एंड फीमेल पी प्लांट। उसके बाद क्या किया इन्होंने? मेंडल कोलेक्ट पॉलन ग्रेन। क्या किया? मेंडल कोलेक्ट पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल से है ना जी। मेंडल कोलेक्ट pollen grain from male plant। ठीक है। उसके बाद फीमेल प्लांट को इन्होंने क्या क्या किया? फीमेल प्लांट को क्या किया? इमेस्कुलेशन और बैगिंग। फीमेल ही है ना, तो इससे मेल को हटा दिया, तब ना फीमेल बनेगा। तो इसके बाद क्या किया? ही कंडक्ट emasculation and bagging in फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट में इन्होंने क्या क्या किया? तो ये बहुत पूछा जाता है। क्या किया इन्होंने? अरे भाई नहीं बताओगे तुम लोग, नहीं बताओगे। क्या क्या किया इन्होंने? बैगिंग और इमेस्कुलेशन। दोनों का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। इमेस्कुलेशन, ई मतलब खत्म, मेस्कुलेशन मेस्कुलर जेंडर पढ़े हो? फेमिनाइन जेंडर, मस्कुलर जेंडर। मस्कुलर मतलब क्या होता है? मेस्कुलर जेंडर पुल्लिंग। तो पुल्लिंग को क्या कर रहे हो? ई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ई मतलब रिमूव करना। ये आया समझ में? मेंडल का टेक्निक। क्या किया? मेंडल का टेक्निक ये है। मेंडल का टेक्निक देख लो। अब पढ़ेंगे हम लोग अभी मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां से क्लास नहीं छोड़ना है। क्लास एक भी नहीं छोड़ना अब यहां से, क्योंकि अब मेंडल का हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, है ना। मेंडल का एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहा है, उसमें से हम लोग दो क्रॉस पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। इसको देख लो 2 सेकेंड। उसके बाद हम लोग भिड़ जाएंगे, बाहर नहीं जाना है, उसको देखो। उसके बाद हम लोग भिड़ जाएंगे किस पर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
अब देखो एकदम इसको ध्यान से देखोगे, लिखना उखना बंद करो सब, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है? इधर देखो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, इधर देखो। जब हम एक कैरेक्टर का स्टडी करते हैं, जब हम एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस का स्टडी करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 7। कितने हैं? एक का अध्ययन करना मोनोहाइब्रिड, 2 का अध्ययन करना डायहाइब्रिड, 3 का अध्ययन करना, 4 का अध्ययन करना, तो ऐसे करके हाइब्रिड बढ़ते जाता है। आपके सिलेबस में मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड पढ़ना है। मोनोहाइब्रिड समझ गए तो आप 7 हाइब्रिड तक का बना सकते हो क्वेश्चन। आता नहीं है लेकिन बना सकते हो। मोनोहाइब्रिड मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है मोनोहाइब्रिड। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड का परिभाषा हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? When we study of inheritance of one character या one gene in a hybrid cross is called monohybrid cross। पहले लिखते हैं फिर देखो इसको। When we study of inheritance of single character या जीन भी कह सकते हो, क्योंकि एक जीन एक कैरेक्टर के बराबर है। तो when we study the inheritance of single character in a hybrid is called monohybrid cross। तो सबसे फेमस कौन है? हाइट वाला कैरेक्टर। कौन है? हाइट वाला कैरेक्टर को ही हम लोग करेंगे। किसको करेंगे? हाइट वाला कैरेक्टर को। तो यहां पर मेंडल ने क्या क्या किया था वो हम आपके पास रख रहे हैं। मेंडल ने जो किया था सेम टू सेम उसको एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में रख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है जी? चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपको समझाए थे कि 2 गो पेरेंट प्लांट लेना है। क्या लेना है? पेरेंट प्लांट लेना है, और दोनों प्योर लेना है। प्योर कहने का मतलब है होमोजाइगस। कैसा लेना है? एक टॉल लेंगे और एक ड्वार्फ लेंगे। कैरेक्टर में 2 गो लक्षण होता है ना, ट्रेट। टॉल और हाइट में क्या होता है? 2 गो लक्षण होता है, टॉल और ड्वार्फ। तो यहां पर लिखेंगे पेरेंट, इधर P फॉर पेरेंट जो लेंगे हम लोग, फादर को किसी को भी लो, प्योर टॉल, इसको क्रॉस कराया दूसरे फीमेल प्लांट से। वो कैसी थी? प्योर ड्वार्फ। मेल फीमेल किसी को कुछ भी ले सकते हो, किसी को टॉल किसी को ड्वार्फ, उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्योर टॉल लिया, प्योर ड्वार्फ लिया। क्या लिया? प्योर टॉल को हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल टी, क्योंकि टॉल क्या होता है? डोमिनेंट होता है। क्या होता है? डोमिनेंट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। और ड्वार्फ जो होता है रिसेसिव होता है, इसको किससे लिखेंगे? स्मॉल टी।
इसी के छोटा वाला से लिखेंगे, डी यूज नहीं करेंगे, टी ही यूज करेंगे, लेकिन छोटा वाला। क्लियर, समझ रहे हो? अब क्या करेंगे, इसको इन्होंने क्रॉस करवाया, इसका पोलन ग्रेन इसमें डाल दिया, उससे सीड उत्पन्न हुआ, सीड को बो करके प्लांट उत्पन्न कर दिया। क्या किया, प्लांट उत्पन्न किया। तो पहला जो जनरेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन में सभी प्लांट टॉल आए। क्या है, सभी प्लांट कैसे आए, इनका टॉल आया। हम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट में अभी तक लिखा हुआ है, क्या आया, टॉल आया। क्या आया, टॉल। टॉल आया। क्या आया, टॉल आया। अब ये जो टॉल था ये प्योर नहीं था, कैसा था, इम्प्योर। कैसा था, इम्प्योर कहने का मतलब है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी टॉल होगा क्योंकि ये इसको दबा देगा छोटे वाले को, तो ये टॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या किया इन्होंने, F1 वाले दो प्लांट को फिर से इन्होंने क्या किया, इसी तरह से जैसे उसको किया था, इसको भी क्रॉस करा दिया। क्या किया, क्रॉस करा दिया। यहां पर जो क्रॉस होगा इसको कहा गया सेल्फिंग। क्या कहा गया, बताए थे एक दिन फर्स्ट टर्म में, इसको सेल्फिंग कहा गया। मतलब इसी में से दो पौधे को चुन करके उसके बीच में क्या किया, पॉलिनेशन करवा दिया। जो इमेस्कुलेशन बैगिंग है ना, वही चीज इसमें करा दिया, तो उन्हें F2 जनरेशन वाले प्लांट मिले। F2 जनरेशन का प्लांट मिला। और यहां पर इन्होंने देखा टॉल भी आए हैं और ड्वार्फ भी आए हैं। क्या क्या आए हैं, टॉल भी आया है, ड्वार्फ भी आया है। टॉल भी आया है और ड्वार्फ भी आया है। तो इन्होंने देखा टॉल जो है लगभग इनके 987 आए थे। कितने आए थे प्लांट, 987। और ड्वार्फ प्लांट जो था वह लगभग 297 था। कितना था, इसको अब इन्होंने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। लगभग 3 से गुना करोगे तो लगभग 987 आ जाएगा। लगभग आएगा कि नहीं, तो लगभग इन्होंने टॉल और ड्वार्फ जो था 3:1 रेशियो में आया। क्या आया, मतलब अगर 4 प्लांट है तो उसमें 3 प्लांट कैसा आता था, टॉल, और 1 प्लांट कैसा आता था, ड्वार्फ आता था। इस रेशियो को इन्होंने नाम दिया फिनोटाइप रेशियो। क्या बोला इनको, फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप आपको पढ़ाए हुए हैं, जीनोटाइप, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो दिखे, यहां पर दिख रहा है ना, टॉल कितना है, 3 है, और ड्वार्फ कितना है, 1 है। टॉल ड्वार्फ दिखता है कि नहीं, तो इसी को इन्होंने कहा फिनोटाइप रेशियो इक्वल टू कितना आया, 3:1। कितना आया, फिनोटाइप रेशियो कितना आया जी, 3:1। अब इनको यही दिखा, टॉल 3 दिखे, ड्वार्फ 1 दिखा, इसीलिए फिनोटाइप रेशियो को हम लोग रियल रेशियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल रेशियो। क्या बोलते हैं, पूछा आता है मोनोहाइब्रिड में रियल रेशियो क्या होता है, 3:1। या फिर चूंकि मेंडल ने इसको देखा, इनको दिख रहा था, इसको कहा गया मेंडल रेशियो। इसको क्या कहा गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, 3:1 होते हैं। तो देखो क्या किया इन्होंने, एक प्योर टॉल लिया, क्या लिया, प्योर टॉल लिया, एक प्योर डॉर्फ लिया, दोनों को क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में क्या आ गए, क्या आया, टॉल आया। क्या आया, टॉल आया।
और F2 जनरेशन में दोनों आया। पेरेंट क्या है, टॉल भी और ड्वार्फ भी है, फादर टॉल है, मदर ड्वार्फ है। तो F1 जनरेशन में खाली टॉल आया, लेकिन F2 जनरेशन में टॉल भी आया और ड्वार्फ भी आया, लेकिन रेशियो कैसा था, 3:1। टॉल ज्यादा आया और ड्वार्फ कम आया। टॉल ज्यादा आने का क्या कारण हो सकता है, डोमिनेंट है, क्या है, डोमिनेंट हमेशा ज्यादा होता है, रिसेसिव कम होता है, क्योंकि रिसेसिव दब जाता है बेचारा। क्या होता है, यहीं पे देखो ना आप, स्मॉल टी है ना, तो ड्वार्फ नहीं आया ना यहाँ पे, इसने कैपिटल ने स्मॉल को दबा दिया, इसलिए यहाँ पे खाली टॉल आ गया। तो वो दब जा रहा है, एक्चुअली में है तो वो भी, लेकिन दब जा रहा है, इसीलिए कम आ रहा है। इसी को फिनोटाइप रेशियो या रियल रेशियो। ये तो हो गया एक कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर है, सातों कैरेक्टर में कौन सा कैरेक्टर है, हाइट है, क्या है। इसी तरह यही चीज हम लोग सीड कलर से भी कर सकते हैं, सीड शेप को भी कर सकते हैं ना। इसको अभी करना है बैठ करके। एक कॉपी निकालो जल्दी से। जैसे जैसे लिखे हैं वैसे वैसे होगा। 7 कैरेक्टर है ना, सातों को अलग अलग करोगे तो सब तो मोनोहाइब्रिड ही होगा। मेंडल ने सातों को अलग अलग किया, रिजल्ट सबका क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, बस आपको लिखना है। तो आपका जो काम है वो क्या करना है, सीड शेप पे करना है। किस पे करना है, सीड शेप। करो इसको, लिखो जल्दी से, सीड शेप पे करो। सीड शेप में कौन कौन सा ट्रेट होता है जी, राउंड और रिंकल। चेक करेंगे अभी, रफ में लिखना, फेयर में नहीं लिखना। एक तरफ डोमिनेंट ट्रेट लिखो और एक तरफ रिसेसिव ट्रेट लिखो। प्योर दोनों को लेना है। क्या लिखोगे पेरेंट में, प्योर शेप है ना, सीट का शेप है, प्योर राउंड, और एक में क्या लिखोगे, प्योर रिंकल। उसके बाद लिख करके पूरा बनाओ।